जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे एक विशेष कार्यक्रम में। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता सबको खूब याद है। आज के बच्चे शायद नहीं जानते होंगे, तो हमने उन्हें आज की झांसी की रानी से मिलवाने का फैसला कर लिया है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री हैं। स्वागत है दीदी आपका हमारे साथ। बहुत प्रणाम भैया, धन्यवाद। सबसे पहले तो तमाम दर्शकों की तरफ से बधाई, आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनकर इंदौर की नुमाइंदगी कर रही हैं। मुझे आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। दीदी, लगातार कोरोना का दौर चल रहा है, फिर भी मुझे आपकी एक्टिवनेस देखकर लग रहा है कि आप लगातार सतत जनता से संपर्क बनाए हुए हैं, चाहे महू हो, भोपाल हो। कई सारे अवसर पर मैंने जो मीडिया में रिलीज़ देखी है उसमें देखता हूँ कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस काल में भी लोगों की मदद करने का प्रयास करें। जी सुनील जी, क्योंकि निरंतर कार्यरत रहना ये तो कर्मयोगी भगवान कृष्ण हम सबको सिखा कर गए हैं। तो कोरोना के निर्देशों का पालन करते हुए निरंतर कोशिश जारी है कि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो और हम कैसे उसके काम आ सकें, उसके साथ खड़े हो सकें। सही बात है। अब मूल बात पे आता हूँ। विभाग आपके पास पर्यटन, संस्कृति, धर्म, जी सारी जो मुझे लगता है कि आपकी रुचि के विषय हैं। क्या जी, और मैं यूँ कहूँ कि मेरी आत्मा के विषय हैं जी। संस्कृति है, धर्म धर्मस्व है, आनंदम है, और उसको भी नया नाम जो मिला है अध्यात्म विभाग है वो जी। अध्यात्म विभाग, पर्यटन है। पर्यटन है। पर्यटन के से मैं बात शुरू करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं और पर्यटन स्थल भी खूब सारे हैं। तो विभाग संभालने के बाद से आपके मन में कोई खाका इसका तैयार हुआ? जी, विभाग की अभी एक औपचारिक समीक्षात्मक बैठक हुई है। उसके बाद कोरोना की विसंगतियों के कारण से कामकाज की गति थोड़ी सी धीमी है, पर जो कार्य पिछले समय से भी चले आ रहे हैं। हम सबका सामूहिक दायित्व भी यही होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन कामों को निरंतर प्रगति मिलती रहे। तो अभी सबसे पहले यही तय हुआ कि 5 अगस्त भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिवस है और मध्य प्रदेश सबसे पहले राम वनगमन पथ के निर्माण हेतु कटिबद्ध होगा और कोशिश करेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र ये अपनी पूर्णता को भी प्राप्त करे। फिर अमरकंटक सर्किट, ओंकार सर्किट, और मैंने एक मन बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी की है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म की आज के दौर में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 से जूझती दुनिया यदि कहीं सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति करेगी तो वैदिक जीवन पद्धति में ही करेगी। तो हम इस स्पिरिचुअल टूरिज्म का सेंटर एक बतौर मॉडल जानापाव कुटी भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर डिज़ाइन कर रहे हैं। काफ़ी कुछ काम पिछले समय में भी हुआ और आज काफ़ी अनुकूलता है। यदि आप भी कभी गए होंगे तो ऊपर तक उसको और बेहतर कैसे करें, उसको ध्यान, योग, मेडिटेशन, जो भी एक आदमी वहाँ के असीम आनंद की प्राप्ति कर पाए। रोज की आपाधापी भौतिकता से दग्ध दुनिया से यदि वो 2-3 दिन वहाँ होम स्टे करे, ठहरे, तो शायद वो प्रकृति के नज़दीक, परमात्मा के नज़दीक ज़्यादा रह सकेगा। बहुत अच्छी बात कही है आपने। स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो बात कही है वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अभी तक सरकारें इस दिशा में सोचती नहीं आई है। और आपकी अगर ये कल्पना जो है मूर्त रूप ले पाएगी तो मुझे लगता है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय में ज़रूर चिंता की बात आएगी कि किस तरह से प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की, सेहत की रक्षा करने की बात हो रही। लेकिन बहुत अच्छी बात है, और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता एक पर्यटन में रहते हुए, संस्कृति में रहते हुए, धर्म में रहते हुए आप कर रही है, बहुत बड़ी बात है। योगा एक बड़ा पार्ट प्ले करता है, योगा एक बड़ा अहम भूमिका निभाता है, और प्रकृति के नज़दीक जाने की आपने बात कही है, वो भी काफ़ी अच्छी बात है कि जब लोग अगर 2 से 3 दिन प्रकृति के नज़दीक जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके स्वास्थ्य में बेहतर होगा, सुधार होगा। योगा को आपको लगता है कि इस स्पिरिचुअल टूरिज्म में आप योगा के साथ साथ
बाकी जिनको कहते हैं कि थेरेपीज जो होती हैं, हमारी जो नेचुरल थेरेपी होती है, इनके साथ जोड़ने की कोशिश जी करें। जी जी, उसकी भी कोशिश कर रहे जी। हैं कि एक अच्छा नेचुरोपैथी सेंटर मध्य प्रदेश में बनाया जाए। जी। क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर लोग बेंगलुरु जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो क्यों ना सर्व सुविधा युक्त और बहुत प्रामाणिक कोई प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी उसके नज़दीक विकसित करेंगे। सही कहा आपने। मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के हर शहर में जी। कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थल है जो हम कह सकते हैं अपनी विरासत है, पुरातात्विक दृष्टि से जी। देखें। और इन सब सेंटर्स को अगर हम पुनर्जीवित कर पाएँ, इनका सही उपयोग कर पाएँ, तो निश्चित तौर पर पर्यटन मध्य प्रदेश में एक अच्छा उद्योग की तरह स्थापित होगा। जी, एक समृद्ध संस्कृति से भी आने वाली पीढ़ी परिचित होगी और ये उद्योग के रूप में भी पर्यटन के साथ बहुत अधिक अपनी सफलताओं को प्राप्त कर पाएगा। अभी हम कोरोना काल की बात करें दीदी, तो मध्य प्रदेश क्या पूरे देश या पूरे विश्व में पर्यटन उद्योग मंदा पड़ा हुआ है, ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन ये कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। जी। और अगर आप ये पहल करती हैं, हम सुझाव भी दे रहे हैं आपसे और आग्रह भी कर रहे हैं कि अगर जी। ये पहल आप करते हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थलों को चिन्हित करके अगर उनको विकास की दृष्टि से, उनके डेवलपमेंट की दृष्टि से कुछ जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके साथ टाई अप किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। जी, विभाग पूरी क्षमता और पूरी चिंता के साथ इस काम में लगा हुआ है कि बेहतर से बेहतर संभावनाएं कैसे, जैसे ओम सर्किट बने तो कोई आए ओंकारेश्वर, फिर राजराजेश्वर, फिर जाना पावकुटी, ऐसे होते हुए इतनी बेहतर हम सुविधाएं और तैयारियां। अभी व्यक्ति भयभीत है 19 कोविड के कारण, तो सारा प्रशिक्षण भी अभी हम वहाँ जितने कर्मचारी भाई बहन हैं उनका भी निरंतर प्रशिक्षण जारी है कि भाई कैसे इन सब चुनौतियों से हमको खुद बचना है और अपने आने वाले मेहमानों की भी हमें रक्षा करनी। जिस तरह से आपने कहा कि पर्यटन को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर आप अपने कई प्रयास कर रहे हैं कि नेचुरोपैथी सेंटर के तौर पर मध्य प्रदेश में इनकी स्थापना की जाए, उसके पहले आपको लगता है कि क्या इस दिशा में जो लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी करना चाहते हैं, जो लोग इस तरह से के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग होना चाहिए या उनके लिए कोई संस्थान इसको इस दिशा में प्रयास? जी, निश्चित रूप से अभी अपने यूनिवर्सिटी में भी एक कोर्स चालू हुआ योग का, जी, मास्टर डिग्री का। जी। तो उन सबको भी इकट्ठा करके उनके भी सुझाव लेकर कैसे उन सबको भी, क्योंकि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी इसकी एक अहम भूमिका होगी, तो इन सबको समेट के इकट्ठा करके बातचीत करके कोई कार्यक्रम, कोई पाठ्यक्रम भी डिज़ाइन करेंगे और पर्यटन स्थलों पे भी ये कोशिश करेंगे कि वहाँ भी कैसे ऐसे योगा टीचर्स या नज़दीक के व्यक्ति जिनको प्रशिक्षित करके तैयार करेंगे कि वो सुबह इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आए हुए लोगों को भी करा सकें। मध्य प्रदेश में टूरिस्ट बंगलों की अगर हम बात करें, तमाम सारे टूरिस्ट बंगलो हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी लोकेशंस पर हैं। जी जी, उनके उन्नयन को लेकर भी कुछ किया जाना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? और उनकी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, वो हैं तो बहुत अच्छे, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर आप ये जो कह रहे हैं कि उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए युद्ध स्तर पे प्रयास करने होंगे, क्योंकि लोग निजी होटलों में जाके, प्राइवेट होटल्स में ठहरना पता नहीं क्यों ज़्यादा सुरक्षित और अच्छा समझते हैं, जबकि टूरिज़्म की होटलें बहुत ही खूब, यानी सबसे जो टॉप लोकेशन होता है ज़िले का वो टूरिज़्म के पास है और सुविधाएं और इनके भी उसमें बहुत, अब तो जो पीपीपी मॉडल पर भी सर्विसेज भी प्रारंभ हुई हैं, तो मुझे लगता है कि अब निजी होटलों से भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हम पर्यटन में दे पाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही, उनकी लोकेशन की जो आपने बात कही है वो वाकई में अच्छी बात है, क्योंकि उतनी अच्छी लोकेशन कहीं होती नहीं। और जो सरकारी टूरिस्ट बंगलो हैं उनकी साइज़ को अगर हम अध्ययन करें, इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्रफल उनके पास होता है। रूम की साइज़, सामान्य होटलों में जितना बड़ा रूम होता है उतना बड़ा तो वहाँ का बाथरूम होता है। जी, तो इस तरह से लोगों को अगर सही ढंग से उसको प्रसारित किया जाएगा और मेंटेनेंस सही हाथों में होगा, तो मुझे लगता है उम्मीद अच्छी है इसमें। जी जी। मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति को लेकर भी मैं बात करना चाहता हूँ। इसमें आपने कुछ सोचा है कि किस तरह की पर्यटन नीति में बदलाव किया जाना चाहिए? अभी ये 5 महीने तो एकदम सब स्तब्ध ही सबको कर दिया,
नीति में भी आमूल चूल परिवर्तन की बात चल रही है, उसको भी करेंगे। क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय उद्यानों को बारिश के इन 4 महीने कोई भीतर वहाँ जा नहीं सकता था, तो बफर में सफ़र ऐसा करके प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि भाई ठीक है अंदर नहीं जा पाएंगे पर वहाँ की प्रकृति तो खूबसूरत है, वहाँ के नज़ारे तो देखे जा सकते हैं। तो ऐसा करके बाहर बेहतर व्यवस्थाएं पर्यटकों के लिए जुटाने में लगे हुए हैं। आपने अच्छी बात कही। इंतज़ार आपका एक साइट चालू किया है जी। और वर्चुअल भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि अभी कोरोना काल में आदमी देख देख के कि हाँ भाई ये जगह बड़ी अच्छी है, तो जब वो अभी तय करेगा तो जैसे ही कोरोना से मुक्ति पाएगा समाज, सब दौड़ पड़ेंगे पर्यटक स्थलों की ओर। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पेंच से लेके तमाम सारे फॉरेस्ट रिजर्व हैं और वे इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। बस सही दिशा में उनको प्रसारित करना। और साथ में मुझे लगता है कि अगर जहाँ पर टूरिस्ट बंगलो सरकार के नहीं हैं वहाँ पर अगर आप पीपीपी मॉडल को कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छे परिणाम आने की संभावना निश्चित रूप से। आपके सुझाव का स्वागत है और सदैव चाहूँगी कि आपके दिल दिमाग में मध्य प्रदेश को सजाने संवारने के लिए जो भी विचार आए आप वो हम तक जरूर पहुँचाएं। संस्कृति की तरफ मैं लौटना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की संस्कृति की बात करें तो ऐतिहासिक संस्कृति है। यहाँ तमाम सारे अलग अलग संस्कृति के लोग बसते हैं और तमाम सारी ऐसे तीज त्यौहार या कई सारे ऐसे उत्सव हैं जो मनाए जाते हैं। अगर हम शुरुआत करें इंदौर से तो यहाँ एक रंग पंचमी का महोत्सव होता है और प्रशासन ने प्रयास किए थे कि उसका एक कॉमर्शियलाइजेशन और साथ में एक एक्सपांशन किया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। तो ऐसे तमाम सारे उत्सव होते हैं, उनको लेकर भी कुछ सोचा जाना चाहिए, लगता है आपको? जी अवश्य सोचा जाना चाहिए कि जहाँ की जो विशेषता है वो पूरा प्रदेश और पूरा देश देखे। अपना भगोरिया बहुत सुप्रसिद्ध मेला है, तो इन मेलों को अभी इस बार तो वर्चुअल ही दिखाएंगे क्योंकि भीड़ आमंत्रित करने का जोखिम कोई ले नहीं सकता। तो ऐसे जो परंपरागत मेले हैं, उत्सव हैं, उनको भी वर्चुअल दिखा के उनके प्रोग्राम्स तैयार करके कि लोगों में उसके प्रति अभिरुचि जागृत हो और वो उस स्थान तक पहुंचने के लिए तत्पर हो जाएं। धार्मिक स्थलों की भी अगर हम बात करें तो ओंकारेश्वर से लेके तो तमाम सारे ऐसे स्थल हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं और धर्म के प्रति आपकी जो रुचि है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपकी पूरी आस्था धर्म को लेकर काफ़ी हमेशा से बनी रहती है। तो कुछ सोचा है आपने इन मंदिरों को लेकर, धर्म के लिए? जो धर्म संस्कृति जो धर्म विभाग है अपना, उसमें 70,000 पंजीबद्ध मठ मंदिर है। अच्छा। शासकीय। और मैंने जो अभी देखा प्रथम दृष्टया, मुझे लगा कि उन मठ मंदिरों को अपने दायित्व, अपना पाठ्यक्रम भी तय करना चाहिए कि हम समाज को उस मठ मंदिर के माध्यम से क्या दे पा रहे हैं। तो एक छोटा पाठ्यक्रम भी डिज़ाइन करना चाहते हैं कि भाई ये मठ मंदिर है तो कम से कम आसपास के लोगों को, वहाँ के बच्चों को वो आध्यात्मिक प्रशिक्षण दे, आत्मबलि बनाए, पाठ कंठस्थीकरण कराए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में अपनी सुंदर संस्कृति को स्थापित करना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और मठ मंदिर पूजा पाठ कर्मकांड में तो संलग्न हैं, पर वो समाज के प्रशिक्षण में भी संलग्न हो और ये जन जन का विभाग बन जाए। अभी ये विभाग सिर्फ मठ मंदिर और विभाग तक ही सीमित है, पर ये जन जन का विभाग कैसे बने, इसलिए विचार भी कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत अभी गणेश उत्सव से करने वाले हैं कि जितने मठ मंदिर हैं हमारे लिस्टेड, सूचीबद्ध, उन सब में गणेश उत्सव में वर्चुअल पाठ कराएंगे और उनसे भी कहेंगे कि आप अपने आसपास के कम से कम हर छोटे से छोटा मंदिर भी अपने आसपास 60 परिवारों को जोड़ के वर्चुअल पाठ के लिए राजी करें। और ये सारा विभाग से इसका मूल्यांकन, निगरानी, ये सब सतत चलेगा। जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसको, उस बच्चे को पुरस्कृत भी करेंगे, उन संस्थाओं को भी पुरस्कृत करेंगे ताकि सब अपनी भूमिका प्रेरित होकर ठीक प्रकार से निभा पाएँ। यहाँ एक बहुत रोचक बात करते करते निकल कर आई कि धर्म, संस्कृति, पर्यटन, तमाम सारे विभाग हैं जहाँ पर शिक्षा का बड़ा योगदान हो सकता है।
आज अगर हम धर्म की बात करें तो आप इस बात से सहमत होंगे कि गणेश जी की आरती लोग यूट्यूब पर लगाकर आरती कर लेते हैं। जी, बड़ी शर्मनाक आपकी पीड़ा वही स्थिति है, है, मेरी पीड़ा वही है। और वहाँ पर भी जिस तरह से आपने कहा है, बहुत अच्छी बात निकल कर आई कि लोगों को धर्म के बाकी सब चीज़ों से परिचित करवाना, वे आरती गा पाएँ, उन जो मंत्र हैं उसके उच्चारण को समझ पाएँ और वो लोग इस शिक्षा की तरफ जागृत हों। ये बड़ी सोच है, बहुत अच्छी सोच है और अगर ये सोच पूरी परिलक्षित होगी तो निश्चित तौर पर बहुत सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। और ये भी सुनील जी कि अभी तो वैज्ञानिक तथ्यों ने भी ये सिद्ध कर दिया कि हमारी वर्णमाला औषधि है। यदि उसका उच्चारण ठीक हो, यदि जितने हमारे गणेश अथर्वशीर्ष हो गया, दुर्गा सप्तशती के कुछ चिन्हित मंत्र हो गए, राम रक्षा स्तोत्र हो गया, ये सब अपने आप में औषधि का काम करने वाले शब्द विन्यास हैं। यदि सस्वर इनका कोई पाठ करे तो वो संस्कार तो प्राप्त करेगा, आत्मबल तो प्राप्त करेगा, समृद्धि तो प्राप्त करेगा ही और अद्भुत वो अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन पाएगा। इसलिए आने वाली पीढ़ी को इन सब के साथ जोड़ना बहुत अनिवार्य है। तो प्रार्थनाओं के कंठस्थीकरण को लेकर भी धर्म और धर्मस्व विभाग समाज के साथ काम करने वाला है। बहुत सारी रोचक और अच्छी जानकारियां निकल कर सामने आई है और ये विभाग, अगर आपको लग रहा है कि बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चुनौतीपूर्ण वाकई में है। और चुनौतीपूर्ण इसलिए कि अगर ये जो कुछ सोच उषा जी की निकल कर सामने आई है, लोगों को उस दिशा में वे तैयार कर पाएँ तो निश्चित तौर पर एक क्रांति होगी, चाहे वो धर्म का मामला हो, संस्कृति का मामला हो या पर्यटन का मामला है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। उम्मीद करते हैं कि आपकी सोच बिल्कुल परिलक्षित हो और सही दिशा में आप जाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों का दिल और दिमाग संस्कृति का मंदिर बने। बहुत खूब। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।